हाँ जी बच्चों, नमस्कार। तो वन सेकेंड स्वागत है आप लोगों का। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। ना गुप्ता एम्पायर एक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रीज़न ये है कि आपने शायद सुना होगा कि गुप्ता के समय को इंडिया का गोल्डन एरा कहते हैं। गोल्डन एरा, स्वर्ण काल कहते हैं। भारत के इतिहास का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। उसका एक कारण भी है बहुत बड़ा। भारत की संस्कृति को जिस रूप में आज हम देखते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, जो प्राचीन विरासतें जिसको आप समझते हैं भारत की, वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट गुप्तों के समय में ही हुआ। गुप्तों ने करीब 250-300 साल तक इंडिया में शासन किया, और इस दौरान वो सारा लिटरेचर जिसको आप प्राचीन लिटरेचर समझते हैं, वो सारा ज्ञान विज्ञान, वो सारी चीज़ें जो आप इंडिया के कल्चर से जोड़ कर देख सकते हैं, वो सब इसी समय डेवलपमेंट हुआ। इसलिए गुप्तों को भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं। हालांकि आगे जाके जब मुगल्स आएंगे तो उस समय भी बहुत सी इमारतें बनी, उस समय भी बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए शाहजहां के समय को सेकंड गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया है। ताजमहल बनवाया और लाल किला बनवाया, और बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट वहाँ भी हुआ। लेकिन फिर भी जो प्राचीन संस्कृति जो भारत की मानी जाती है, आज हम संस्कृति को जिस रूप में समझते हैं, जिस रूप में उसको हमने बचपन से अपने परसीव किया है, वो सब गुप्तों के समय में हुआ। इससे पहले मंदिर नहीं बना करते थे। गुप्तों से पहले मंदिर किसने बनवाए, क्या मतलब हमको मंदिर नहीं मिले हैं। गुप्तों के समय में मंदिर निर्माण शुरू होता है। गुप्तों के समय में संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। गुप्तों के समय में बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़े राइटर्स मिलते हैं, बड़े बड़े विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति होती है। आर्यभट्ट जैसे लोग इसी के समय आते हैं, इसी एम्पायर के दौरान आते हैं। कालिदास जैसे राइटर इसी एम्पायर के दौरान आते हैं। एक से एक अद्भुत टेक्नोलॉजी उस समय लोगों के पास थी। हमको आज भी नहीं पता कि वो कैसे इस तरह के मंदिर बनाते थे, कैसे इस तरह की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, किस तरह से उन्होंने गुफाओं, एक पहाड़ के अंदर काट काट के गुफाएं बना दी। हमको एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी पता नहीं है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। वो गुफाएं जो हैं वो गुप्तों के समय में ही बनी। आप एक इमेजिन कीजिए इस बात का कि एक बड़ी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी को ऊपर से काटना शुरू किया गया, और ऊपर से उसको छेनी हथौड़े से छानना शुरू किया गया, और धीरे 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 करके एक मंदिर बनाया गया, जो शिखर से शुरू हो रहा है, ऊपर से नीचे उतरे, और उसी पत्थर को काट काट के मंदिर बना दिया गया। पूरा मंदिर का प्रांगण बना दिया गया, उसी में मूर्तियां बना दी गई, कमरे बना दिए गए, और एक भी पत्थर बाहर से नहीं लाया गया है। ये समझिए आप, उसी एक पत्थर से काट काट के पूरा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारत वो मंदिर है जो अजंता एलोरा के अंदर है, और स्पेशली उसमें जो कैलाश टेम्पल है, उस अजंता एलोरा के अंदर जो कैलाश टेम्पल है, वो सबसे एक चमत्कारिक इमारत है। आप समझिए, उतनी इमारत में अगर जरा सी भी छेनी हथौड़ी गलत लग जाती, एक भी कुछ गलत बन जाता, तो पूरा मंदिर बेकार हो जाता। ऐसा लगता है कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी उन्होंने डिज़ाइन डाली, और कंप्यूटर ने अपने आप, रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया, बन गया मंदिर। ऐसा लगता है अजंता एलोरा में जो चीज़ें मिली हैं, जिस प्रकार से चीज़ें बनी हैं, ऐसा लगता नहीं कि 20-25-100 साल, 150 सालों के अंदर बनाया जा सकता है। उसको बनाने में 300-400-500 सालों का समय लगा होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। बहुत सारे मंदिरों का हमको उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा का दोबारा से पुनरुत्थान देखने को मिलता है। वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। कहानियाँ उस समय की बहुत सारी हैं जो भारत में किंवदंतियाँ हैं, भारत में स्टोरीज के रूप में बच्चों को सुनाई जाती हैं। इसलिए गुप्त साम्राज्य का जो एक एरा है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौर्य डायनेस्टी वगैरह जो हमने पहले पढ़ा, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। शुरुआती बहुत बढ़िया राजा थे वो लोग, प्रतापी राजा थे वो लोग। लेकिन क्योंकि उनके बारे में हमको बहुत कुछ पता नहीं है, तो इसलिए उसको अपने कल्चर से जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि साहब वो महान थे, क्या करते थे वो ज़्यादा पता नहीं है। महान तो थे, ओके ठीक है साहब। उन्होंने इमारतें कौन सी बनवाई, बनवाई तो थी, लेकिन वो अभी है नहीं है, ठीक है साहब। कहीं कहीं थोड़ा सा पिलर वगैरह दो चार मिल जाते हैं, बट वो इमारतें हमको नहीं मिली। उस समय की बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको उस समय की मिलती हैं, तो इसलिए वहाँ उन चीज़ों को हम इंडिया के कल्चर से नहीं जोड़ सकते। तो भारत का जो सांस्कृतिक विकास सबसे ज़्यादा जिस दौरान हुआ, वो गुप्तों का एम्पायर था। और ये इतिहास का वो समय है जिस समय हम ठीक ठाक मात्रा में अब चीज़ों को जानने लगे। लेकिन इतने सारे सांस्कृतिक विकास के बाद भी गुप्त कौन थे, कहां से आए, ओरिजिन क्या था, जाति क्या थी, आज तक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुप्तों का जो ओरिजिन है ये गुप्त ही है।
आप समझिए कि कौन थे गुप्त, नहीं पता हमको। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि गुप्त शायद ब्राह्मण थे, बट ब्राह्मण्स का इतना बड़ा एम्पायर चलाना मुश्किल लगता है, तो क्षत्रिय भी हो सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। कहां से आए? शायद उज्जैन कहीं के थे, उज्जैन के आसपास कहीं के थे। गुप्तों के राजा कौन थे, इनकी वंशावली क्या है, जो फैमिली ट्री है वो क्या है? तो हमको, जैसा मैंने कहा कि गुप्तों के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ कई सारे अलग अलग सोर्सेस हमारे पास जो हैं उनको मिला करके हमने एक वंशावली इनकी तैयार की, और हमको ऐसा पता चलता है। देखो जो सोर्सेज जो हैं, कहां से हमको गुप्तों के बारे में पता चला, तो एक तो आपने इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहा करता था जिसका नाम था हरिशेण। याद रखिएगा क्या नाम था उसका, हरिशेण। हरिशेण ने क्या किया, इलाहाबाद के अंदर अशोका का एक पिलर था, अभी भी है, प्रयाग या इलाहाबाद कुछ भी कह लीजिए आप उसको, तो अशोक का एक पिलर था, अभी भी है। अकबर ने उसको उठवाकर हालांकि बाद में इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था, तो आज अगर आपको देखना है वो, तो इलाहाबाद किले में वो लगा हुआ है। तो वो पिलर जो था अशोक का था, उस पर अशोक ने अपने एडिक्ट्स लिख रखे थे। उसी पिलर पर समुद्रगुप्त के बारे में हरिशेण ने लिख दिया। तो हरिशेण ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो राजा की तारीफ ही तारीफ लिखते थे, बुराई तो लिखते ही नहीं थे। बुराई कैसे लिख दोगे तुम, राजा हूं, 2 मिनट में चढ़ा दूंगा चूल्ही पे मैं। तो सब तारीफ ही तारीफ करते थे। हरिशेण ने इतनी सारी तारीफें इसमें समुद्रगुप्त की कर डाली हैं कि उस पिलर पर जो चीजें लिखी हैं उसको कहते ही प्रयाग प्रशस्ति हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफें करना, प्रशंसा करना। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है, याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिशेण ने लिखी है। कहां लिखी है? अशोक के पिलर पे लिखी है। किसके बारे में लिखी है? समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखी है कि कैसे कैसे समुद्रगुप्त ने विजय की। तो प्रयाग प्रशस्ति इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। यहां से हमको गुप्तों का कुछ क्रम देखने को मिलता है, गुप्तों की फैमिली ट्री के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं। समुद्रगुप्त के बारे में तो पता चलती ही हैं, बाकी और के बारे में पता चलती हैं। इसी प्रकार एक आगे एक राजा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने एक भीतरी अभिलेख, भीतरी एक स्थान है, भीतरी में एक अपना एडिक्ट, पिलर एडिक्ट इसने जो है अपना बनवाया था। पिलर एडिक्ट मतलब पिलर के ऊपर लिखवाया था। तो एक स्कंदगुप्त ने भीतरी का जो स्तंभ लेख है, हिंदी में इसको स्तंभ लेख कहते हैं, भीतरी का स्तंभ लेख, और इंग्लिश में इसको पिलर एडिक्ट कहते हैं। उससे कुछ बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और राजा इससे पहले था, कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय भी बनवाया था। कुमारगुप्त का भी एक स्तंभ लेख ही हमको नजर आता है, वो विल्सड में मिलता है, विल्सड। तो विल्सड में कुमारगुप्त का जो स्तंभ लेख है, जो पिलर एडिक्ट है, उससे भी हमको गुप्तों के बारे में चीजें पता चलती हैं। और उस समय की जो किताबें हैं और उनसे भी थोड़ा बहुत हमको हल्का फुल्का आइडिया होता है। तो अगर मैं गुप्तों की वंशावली आपके सामने बनाना चाहूं तो वो कैसे बनाऊंगा? आप इस बात को पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, कि लिखिए, 2-3 बातें बोल देता हूं। इसको ऐसे लिख लीजिए, कुषाण और सातवाहनों के बाद, आफ्टर कुषाण एंड सातवाहना, गुप्त साम्राज्य ने भारत में केंद्रीकरण स्थापित किया। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्टेड सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हालांकि कुषाणों का और इनका सातवाहनों का डायनेस्टी इतना बड़ा तो नहीं था एम्पायर कि वो एक सूत्र में बांध सके इंडिया को, बट फिर भी ठीक ठाक एम्पायर था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संभवतः गुप्त कुषाणों के सामंत थे। पॉसिबली गुप्ताज वर फ्यूडल्स ऑफ कुषाण। कुषाणों के सामंत थे। फ्यूडल समझते हैं आप, मतलब उनके नीचे रहने वाले छोटे राजा। संभवतः गुप्त कुषाणों के सामंत थे। हालांकि गुप्तों का ओरिजिन या गुप्तों की शुरुआत एक विवाद का विषय है। ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ गुप्ताज इज अ डिस्प्यूटेड मैटर इन इंडियन हिस्ट्री।
एक विवाद का विषय है। ये संभवतः ब्राह्मण थे, पॉसिबली देवर ब्राह्मण्स, क्योंकि एक्चुअली फायान भी आता है इसी समय में। आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। वो कहता है कि भारत, मध्य भारत जो है वो ब्राह्मणों का देश है, मतलब यहाँ ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ब्राह्मण भी हो सकते हैं ये। कुछ लोग जो आज की डेट में गुप्ता जो सरनेम लगाते हैं, तो वो लोग को माना जाता है, जो बनिया या वैश्य माने जाते हैं। कुछ लोग वैश्य भी इनको मानते हैं कि ये वैश्य थे। तो जैसा मैंने कहा, एक विवाद का विषय है। लिख लीजिए, गुप्तों के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत गुप्तों के स्तंभ लेख हैं। द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्तास एम्पायर इज पिलर एडिक्ट ऑफ गुप्तास, जैसे सच एज, पहला लिखिए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लिख लीजिए, इसमें एक लाइन, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखिए, इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा है। इट इज रिटन बाय हरिशेन, हु वॉज द पोइट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, टू प्रेज समुद्रगुप्त। इसे अशोक के प्रयाग स्तंभ के ऊपर लिखा गया है। इट इज मेंशन्ड एट द प्रयाग पिलर ऑफ अशोका। बाद में जहांगीर भी लिखवाएगा इस पर, जहांगीर के समय भी इस पर जहांगीर भी कुछ लिखवाता है, खैर वो बाद में बात करेंगे। दूसरा लिखिए, कुमारगुप्त का विल्सड स्तंभ लेख। विल्सड पिलर एडिक्ट ऑफ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का विल्सड स्तंभ लेख। तीसरा लिखिए, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी पिलर एडिक्ट ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। तो ये दो तीन जगह से जो स्तंभ लेख मिलते हैं, इनसे पता चलता है। बाकी उस जमाने में एक चीज और प्रचलित थी कि ताम्रपत्र चला करते थे, कि तांबे का, अब कागज तो था नहीं, वैसे तो पत्तों पे लिखा जाता था, अब वो बड़े डेलिकेट होते थे, जल्दी टूट जाते थे, मतलब बड़ा संभाल के रखना पड़ता था। तो तांबे का एक छोटा सा वो बनवाया, एक टुकड़ा, उसके ऊपर फिर लिखते थे, मतलब थोड़ा सा किसी और मेटल से गढ़ा के लिखा जाता होगा। तो वो ताम्रपत्र जो है अभी भी हैं कई सारे, हर समय के रहे हैं वो। तो यहाँ पर ताम्रपत्र भी उस समय लोग कुछ कुछ मिलते हैं। तो कौन पहला राजा था इस डायनेस्टी का? तो जैसा मैंने कहा कि अंदाजे तो बहुत हैं, बट सारी चीज़ों को मिलाकर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो ऐसा माना जाता है कि पहला वास्तविक राजा जो था, जिसने वास्तव में इस एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया, वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन उससे पहले दो राजाओं का विवरण और भी मिलता है। एक ताम्रपत्र है, नासिक में मिला है, उसमें लिखा है कि जो गुप्तों के आदि पुरुष जो हैं, आदि पुरुष मतलब शुरुआती पुरुष जो हैं, वो हैं श्रीगुप्त, वो हैं श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ऐसा मानते हैं कि यही फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का। श्रीगुप्त के बाद एक और राजा का विवरण मिलता है उसी ताम्रपत्र में, एक दो जगह और भी मिला है, और उस नए राजा का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच, घटोत्कच को पहला रूलर माना जाता है। हालांकि महाराज का टाइटल तो श्रीगुप्त ने भी लिया और घटोत्कच ने भी लिया, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। घटोत्कच का जो सक्सेसर था, जो उत्तराधिकारी था, वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो जैसा मैंने कहा गुप्ता एम्पायर का वास्तविक संस्थापक उसको मान सकते हैं, रियल फाउंडर मान सकते हैं। इसके समय में गुप्ता एम्पायर थोड़ा बड़ा एक्सटेंड हुआ। इसने महाराजा धिराज का टाइटल लिया साहब, बड़ा टाइटल लिया इसने गुप्त संवत चलवाया, एक नया कैलेंडर चलवाया जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। इसके बाद इसका जो सक्सेसर आएगा वो होगा समुद्रगुप्त, जो जीतने के हिसाब से, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के हिसाब से इस वंश का सबसे महान राजा था। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जिस आदमी ने किया वो इसी ने किया। कई सारे राजाओं को जीता इसने, 9 राजा उत्तर भारत के जीते, आर्यवर्त के 9 राजाओं को जीता इसने। उत्तर भारत को आर्यवर्त कहा करते थे। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने जीता, और बहुत सारी जगह इसने जीत हासिल की। 5 अलग अलग कैटेगरी में इसकी जीतों को हम डिवाइड करते हैं, बात करेंगे अभी इसके बारे में। बहुत कुछ इसके समय में हुआ, बढ़िया राजा था, इंपॉर्टेंट राजा था।
समुद्रगुप्त के बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता है, हालांकि इसका बेटा कहना गलत होगा क्योंकि उसके बीच में एक राजा का नाम और भी मिलता है, बट जो इंपॉर्टेंट राजा इसके बाद आता है उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये वही राजा है जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। हालांकि विक्रमादित्य जो है वो कोई नाम तो था नहीं, वो तो एक उपाधि हुआ करती थी, टाइटल हुआ करता था। तो विक्रमादित्य वॉज नॉट अ नेम, इट वॉज अ टाइटल। आगे भी कई राजाओं ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है। लास्ट में हेमू करके एक राजा था दिल्ली में, जिसको कि अकबर पानीपत के सेकंड वॉर में हराता है। वो राजा हेमू ने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। एंड हेमू वॉज द 14th विक्रमादित्य ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लास्ट विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। उसके बाद कोई और विक्रमादित्य का टाइटल नहीं लेता है। तो इंडिया में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। हम विक्रमादित्य के नाम से लेकिन इसको ज्यादा जानते हैं। बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, ये सब कहानियां आपने सुनी होंगी। तो ये सब इसी राजा के बारे में है। बहुत महान राजा अपने समय का था विक्रम बेताल। तो पहले सीरियल भी आया करता था टीवी पे, आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा। बेताल भट्ट के नाम से इसके दरबार में एक जादूगर मिलता तो है। तो वो जादूगर था कि कोई प्रेत आत्मा था, अब ये कहना इस समय थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विक्रम बेताल की जो कहानियां हैं उसमें तो बेताल एक प्रेतात्मा था जिसको कि विक्रमादित्य पकड़ के लाता है शमशान से। यहां भी जैसे मैंने कहा, इसके दरबार में जब नवरत्न पढ़ेंगे, इसके दरबार में 9 लोग रहा करते थे। 9 अपने अपने क्षेत्र के विशाल ज्ञाता, कालिदास, वररुचि, आर्यभट्ट, बेताल भट्ट, सब रहा करते थे। तो बेताल भी था इसके दरबार में। सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि साहब, वो कहानी कुछ ऐसी है कि उज्जैन में, एक्चुअली ये उज्जैन को भी कैपिटल बनाता है अपनी। उज्जैन में एक टीला था, बच्चे खेला करते थे कई सारे। तो एक बच्चा ऐसा था जो खेलता नहीं था, उस टीले पे जाके बैठ जाता था, क्योंकि वो थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का था, उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब बच्चे खेलते थे और उनके बीच में जब विवाद होता था खेल में कि ये आउट है कि नहीं है, इस तरह का कुछ भी जब विवाद होता था, तो वो बच्चा जाकर वो बताता था कि ये कैसे है, ये ऐसे है या ऐसे है। तो बच्चों के बीच में जब भी कोई विवाद होता था उसके पास जाते थे, हाँ भाई तुम बताओ ये कैसे हुआ था। वो बताता था और सही बात होती थी बिल्कुल उसकी। धीरे धीरे ये होने लगा कि जब बच्चों में कोई विवाद बड़े हो जाते थे तो उसके पास जाते थे और वो उनका न्याय करता था। फिर ये बात धीरे धीरे करके बढ़ी और फिर ऐसा होने लगा कि गांव के लोग उस बच्चे के पास न्याय करवाने आने लगे। दूर दूर के देशों के लोग उस बच्चे के पास न्याय के लिए आने लगे। बहुत फेमस हो गया वो। लेकिन लोगों ने कहा यार ये न्याय तभी करता है जब इस टीले पर बैठता है। जब टीले से नीचे उतर जाता है तो इसकी बुद्धि कहां चली जाती है। इसका मतलब टीले में कुछ है। चलो टीले को खोदते हैं। फिर टीले को लोगों ने खुदवाना शुरू किया। जब टीले को खोदा गया तो उसमें एक सिंहासन निकला, बड़ा सा। वो सिंहासन निकला जिसके अंदर 32 मूर्तियां लगी हुई थी। उसी को सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है। और कहा जाता है कि वो सिंहासन किसी और का नहीं बल्कि विक्रमादित्य का था, चंद्रगुप्त सेकंड का था। फिर हर मूर्ति की एक कहानी है, हर मूर्ति निकलती है और एक कहानी सुनाती है। वही सिंहासन 32 है। तो 32 कहानियां उस पुस्तक के अनुसार हैं। अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था तो दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था उस समय दूरदर्शन ही होता था। तो उस समय की बात बता रहा हूँ, कोई जीटीवी वीटीवी कुछ नहीं होते थे उस समय। तो दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था सिंहासन बत्तीसी, उसमें छोटे में देखा करता था। तो कुछ कहानियां मुझे अभी याद है उसकी। खैर, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आदमी आता है जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने भी कुछ इंपॉर्टेंट काम कराए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्कंदगुप्त आता है और बहुत सारे और राजा आते हैं, कई सारे राजा आते हैं। मैंने कहा ना लगभग 300 सालों तक शासन किया इन लोगों ने। लेकिन लास्ट में जो रूलर इनका आता है उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो इनका गुप्तों का रूलर था वो लगभग 550 एडी में आता है। 550 एडी के आसपास की बात है जब वो था। उसके बाद गुप्त एम्पायर ऑलमोस्ट छिन्न भिन्न हो गया, खत्म हो गया, छोटे छोटे बहुत ही छोटे टुकड़ों में बट गया था। शुरुआत कहां से होती है तो लेट मी सी, शुरुआत जो है 240 से होती है, 240 एडी। तो फ्रॉम 240 एडी टू 550 एडी, इट इज मोर देन 300 ईयर्स गुप्ता एम्पायर रहा। और इतने बड़े समय तक, मैंने पहले भी बात की थी कि महान वही लोग बन पाए जो बहुत समय तक रहे। ऐसा कोई नहीं था कि 2-4-5 साल रहा और महान बन गया। एक आध अपवाद भी हैं, हालांकि इस बात के एक्सेप्शन भी हैं, जैसे शेरशाह सूरी
इस बात का बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। सिर्फ 5 साल गद्दी पर बैठा वो आदमी और 5 साल में क्या क्या कर गया इंडिया के लिए, वो पढ़ेंगे आगे जा करके। लेकिन जनरली जो बड़े काम कर पाए, ज़्यादा काम कर पाए, महान हो पाए, वो वही हो पाए जो बहुत समय तक गद्दी पर बैठे रहे। उनको समय काफ़ी मिला, बहुत कुछ करने का समय मिला, तो एक गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करके दूसरी गलती, मतलब दूसरी उसको सही किया, फिर तीसरी चीज़ को किया, फिर चौथी चीज़ को किया। इस तरह की चीज़ें रहीं। गुप्तों के बाद एक बार फिर से डिसेंट्रलाइजेशन भारत में शुरू होता है और हर्षवर्धन हालांकि आकर के उस डिसेंट्रलाइजेशन को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? करता है। तो इस कहानी को थोड़ा हम देखेंगे, गुप्तों की कहानी को देखेंगे, इंपॉर्टेंट कहानी जैसा मैंने कहा। तो इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला राजा ये था, लास्ट राजा ये था, और बीच में कई सारे और राजा आए हैं जिनके हमको नाम मिलते हैं, कुछ के काम भी मिलते हैं, बट सारे की जरूरत नहीं है हमको। इसको नोट कर लीजिए आप। और अब पहला हेडिंग डालिए आप इसमें, श्री गुप्त। श्री गुप्त, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, श्री गुप्त। श्रीवास्तव वाला श्री लिखना है आपको, श्री गुप्त। और उसमें लिखिए, देखिए गुप्तों के आदि पुरुष को, गुप्तों के आदि पुरुष को श्रीगुप्त कहा गया है। आदि पुरुष को आदि पुरुष लिख लीजिए हिंदी में, इंग्लिश में भी आप। द आदि पुरुष ऑफ गुप्ताज इज नोन एज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कहा गया है, जिसे धारण गोत्र का बताया गया है। हु वॉज फ्रॉम द धारण गोत्र, जिसे धारण गोत्र का बताया गया है। इसने महाराज की उपाधि ली। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराज। इसने महाराज की उपाधि ली। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराज। देखिए, चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग ने भी इसका जिक्र किया है। हालांकि इत्सिंग आया तो बहुत बाद में था, लेकिन इसके बारे में लिखा है। चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग ने भी इसका विवरण दिया है। चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग हैड ऑल्सो गिवन डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम। इसका विवरण दिया है। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर बनवाया। एज पर इत्सिंग, श्रीगुप्त मेड अ टेम्पल एट मगध, जिसके लिए 24 गांव दान दिए। फॉर विच ही डोनेटेड 24 विलेजेस, जिसके लिए 24 गांव दान दिए। नेक्स्ट हेडिंग डाली, घटोत्कच। 2 बातें इसके बारे में भी लिख लीजिए। देखिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र घटोत्कच था। हालांकि घटोत्कच का नाम हमको महाभारत में मिलता है। महाभारत में याद कीजिए कौन था घटोत्कच? भीम का बेटा था घटोत्कच, अगर आपको याद हो तो। श्रीगुप्त, ये श्रीगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। इसने भी महाराज की उपाधि ली। ही हैड ऑल्सो टेकन द महाराजा, द टाइटल ऑफ महाराजा। लिखिए, इसे गुप्तों का पहला शासक माना गया है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्तास। पहला रूलर जो था वो गुप्ता था। हो सकता है कि श्रीगुप्त कोई सामंत रहा हो कुषाणों के अंडर में, जैसा मैंने कहा। अब आएगा वो राजा जो वास्तविक रूप से इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला हेडिंग डालिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये 1, 2, 3 और टू सम एक्सटेंट यस 4, इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनके बारे में ही क्वेश्चन होते हैं। बाकी तो कल्चर वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं गुप्ताज में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में लिखिए, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। हु हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये महाराजा हैं, ये महाराजा हैं, ये महाराजा धीराज हो गए साहब, तो बहुत बड़े राजा हो गए साहब। महाराजा धीराज की उपाधि ली। इसने 319 में शक संवत चलवाया। ही हैज स्टार्टेड, शक कह रहा हूं, गुप्त संवत। ही हैड स्टार्टेड गुप्त संवत इन 319 AD। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलवाया। गद्दी पे बैठा तो बोला कि गद्दी पे बैठा हूं तो इस खुशी में चलो आज से नया कैलेंडर। राजा साहब कुछ भी कर सकते हैं, आप भी राजा बनिए तो आप भी कर सकते हैं। ओके,
अगला पॉइंट लिखिए, समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट राजा है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो था बेटा, उसने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। मैं इंडिया की तस्वीर आपको थोड़ा सा बना देता हूं, कोशिश करूंगा दिखा भी दूं आपको। समुद्रगुप्त के समय में गुप्तों का एम्पायर ये यहां तक ऐसे और ये ऐसा हो गया था। ये सब गुप्तों का एम्पायर हो गया था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ये वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा फिर ये, तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक एम्पायर इन लोग का था। यहाँ पर वकाटक डायनेस्टी थी जिनसे इनके वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, तो वो रहे वहाँ पर। इनफैक्ट जब अजंता और एलोरा की गुफाएं बनेंगी तो वकाटक डायनेस्टी इनकी हेल्प करेंगे उसको बनाने के लिए। तो समुद्रगुप्त में लिखिए, इसके समय में गुप्तों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इन हिज एरा the maximum extension of Guptas had taken place. The maximum extension of Guptas had taken place. इसका दरबारी कवि हरिशेन था। the poet in the court of Gupta empire was हरिशेन। इसका दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। He had given the description of the victories of समुद्रगुप्त in प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त इज ऑल्सो कंसिडर्ड या ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक्चुअली जीतना जानता था, राजाओं को कैसे जीतना है इसको पता था। शुरुआत में लड़ाई नहीं लड़ता था, पहले कोशिश करता था बातचीत से काम चल जाए। आप मेरी अधीनता मान लीजिए, नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, आपका दामाद हो गया, अब तो मान लीजिए, फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है अब लड़ लो, फिर आकर के फिर लड़ लेता था। लड़ाई को लास्ट ऑप्शन रखता था, लेकिन साम दाम दंड भेद से जीतना जानता था ये, तो इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। दूसरा बात इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो था ये संगीत का बड़ा प्रेमी था। वीणा बजाता था। वीणा जानते हैं? वीणा और गिटार, सितार में फर्क होता है। सितार इज डिफरेंट थिंग, वीणा इज अ डिफरेंट थिंग। सरस्वती माता के पास क्या है? सितार है कि वीणा है? वीणा है, नॉट सितार। सितार तो वीणा से ही अमीर खुसरो बनाते हैं बहुत आगे जाकर के। तो वीणा इसके समय में वीणा थी, सितार नहीं था, गिटार नहीं था, वीणा थी। तो वीणा बजाता था, ये बड़ा शौक से बजाता था। इनफैक्ट इतना शौकीन था वीणा बजाने का कि इसके कुछ सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कि ही इज प्लेइंग वीणा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। वीणा के बारे में दो लोगों के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक तो समुद्रगुप्त, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि कौन सा राजा ऐसा था जिसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। याद रखिएगा, संगीत प्रेमी था ये, वीणा बजाता था। दूसरा एक राजा ऐसा था जिसने अपने यहाँ वीणा छोड़ो कुछ भी संगीत बजाने के लिए मना कर रखा था। कोई संगीत, कोई डांस नहीं होगा। उसका नाम था औरंगजेब, और खुद वीणा बजाता था। चोरी चोरी चिपके चिपके महल के अंदर जाके चोरी चोरी वीणा वादक का शौकीन था। तो अगर क्वेश्चन है कि वीणा वादक का शौकीन इनमें से कौन सा राजा था, और अगर ये ऑप्शन नहीं है समुद्रगुप्त का, तो उसमें ऑप्शन होगा औरंगजेब का। तो ये भी याद रखिए, औरंगजेब भी वीणा बजाने का बड़ा शौकीन हुआ करता था। म्यूजिक के शौक जिसको है तो है, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, समुद्रगुप्त के जीते हुए क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। वी कैन डिवाइड द रीजन वन बाय समुद्रगुप्त इंटू 5 पार्ट्स। नंबर 1, गंगा यमुना का दोआब। तो देखिए ये गंगा है बेटा, ऐसे बहती है, और यहां यमुना है। ये हो गया गंगा यमुना का दोआब। तो पहले इसने इस क्षेत्र को जीता, यहां के सारे राजाओं को हराया। नंबर 1 लिखिए, यमुना का दोआब, द दोआब रीजन ऑफ, इंग्लिश में भी दोआब ही कहते हैं इनको। पंजाब का नाम सुना होगा, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब, सिंधु झेलम व्यास, ये सब। पहला लिखिए गंगा यमुना के दोआब के शासक, इनको हराया इसने। दूसरा ग्रुप लिखिए, पूर्वी हिमालय के राज्य, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। इसमें आसाम है, बंगाल है, और ये नेपाल वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र नेपाल की तराई वाला क्षेत्र। ये जो 3 राज्य थे ये सेकंड ग्रुप में आ गए साहब। ये पूर्वी हिमालय के
लिख लीजिए नेपाल, असम और बंगाली लिख लीजिए इसमें। तीसरा लिखिए, थर्ड ग्रुप लिखिए, आटविक राज्य। आटविक, आटविक मतलब वनों वाले क्षेत्र। यहां जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं भाई, फॉरेस्ट तो है ही यहां पे। तो यहां बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो इन राजाओं को उसने जीता। तो ये वाला जो रीजन है, ये इसका थर्ड ग्रुप था। एक ग्रुप ये है इसकी विक्ट्रीज का। चौथा लिखिए, ईस्टर्न डेक्कन, पूर्वी दक्कन के राज्य, ये वाले राज्य, ये चौथा ग्रुप हो गया उसका। ईस्टर्न डेक्कन के राज्य, स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न डेक्कन, पूर्वी दक्कन के राज्य। और पांचवा लिखिए, शक और कुषाण, अभी थे, खत्म नहीं हुए थे, वो सीमित थे, बहुत छोटे से एरिया में थे। शक और कुषाण, वो यहां अफगानिस्तान साइड में उसने जीते। तो ये जो पांचवा इसका ग्रुप था, पांचवा लिखिए, शक और कुषाण, अफगानिस्तान क्षेत्र, लिख लीजिए अफगानिस्तान क्षेत्र। लिखिए, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त हैड डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ब्रैकेट में आर्यवर्त लिख लीजिएगा। आर्यवर्त का नाम एक्चुअली नॉर्थ इंडिया के लिए ही यूज हुआ है इतिहास में, जब हम देखते हैं तो 9 शासकों को पराजित किया, और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। एंड डिफीटेड 12 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। लिखिए, इसने कुछ उपाधियां भी ली। ही हैड ऑल्सो टेकन सम टाइटल्स, इसने कुछ उपाधियां भी ली, जैसे सच एज पराक्रमांक। पराक्रमांक, पराक्रम वाला आदमी, उससे लिया गया है पराक्रमांक। दूसरा, अप्रतिरथ, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, पराक्रमांक। दूसरा, अप्रतिरथ, अप्रतिरथ। ये दो उसके टाइटल्स थे। टाइटल्स पूछे जाते हैं, इन लोगों के टाइटल पूछे जाते हैं, ये किसका टाइटल था, अभी तो इनके भी टाइटल बताएंगे अभी आपको। इसके कई कई सारे टाइटल्स हैं। अब नेक्स्ट राजा की बात करते हैं। अगला राजा लिखिए, चंद्रगुप्त सेकंड, ब्रैकेट में लिखिएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। लिखिए, ये इस वंश का सबसे महान शासक था। ही वॉज द मोस्ट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसका समय सांस्कृतिक उत्थान के लिए जाना जाता है। एंड हिज एरा इज नोन फॉर द कल्चरल अपलिफ्टमेंट। कल्चरल अपलिफ्टमेंट, सांस्कृतिक उत्थान के लिए जाना जाता है। इसने भारत के पश्चिमी भाग को गुप्तों के साम्राज्य में मिलाया। ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये इसने मिलाया था। इसने भारत के पश्चिमी भाग को गुप्तों के साम्राज्य में मिलाया। ही हैड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके कुछ अन्य नाम भी थे। ही इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स। टाइटल भी कह सकते हैं उनको, उपाधियां भी कह सकते हैं। लिख लीजिए, कई बार आई हैं इसकी। लिखिए, देवगुप्त। देवगुप्त, इसके जो टाइटल्स हैं लिखिए, देवगुप्त। नेक्स्ट, देवराज। नेक्स्ट, देवश्री। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। परम भागवत। परम भागवत। लेटेस्ट मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, परम भागवत वाला आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन था कि परम भागवत के टाइटल किसने लिया, 4 ऑप्शन थे उसमें, तो परम भागवत का टाइटल इसने लिया था, परम भागवत। और विक्रमांक। विक्रमादित्य तो है ही उपाधि, विक्रमांक, एक और टाइटल लिखिए, विक्रमांक। लेकिन इसके समय में चीनी यात्री फायान भारत आया। फायान ने, जैसा मैंने आपको फायान में बताया था ये वाली बात, कि फायान ने किसी राजा के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन हाँ वो ये जरूर बताता है कि भाई कैसा समाज था, कैसी सोसाइटी थी। तो वो ये बताता है कि मध्य भारत के अंदर, जो एक्चुअली इन लोगों का रीजन था, वहां पर ब्राह्मणों का क्षेत्र है, वो ब्राह्मण रहा करते हैं ज्यादातर वहां। ब्राह्मणों का क्षेत्र का मतलब यह है कि वो उस क्षेत्र के मालिक ब्राह्मण से,
विच मीन्स हो सकता है गुप्तास ब्राह्मण रहे हों। अब एक नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट लिखिए विक्रमादित्य के अंदर ही कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। देयर वर नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। अब नवरत्न का कॉन्सेप्ट हमको अकबर के समय में भी मिलता है, शुरुआत यहां से मिलती है। इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जो इस प्रकार है, उनके नाम लिख लीजिए और वो क्या थे वो लिख लीजिए। इसके बारे में एक एक लाइन लिखाएंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए। आगे मैं अभी बुक्स वगैरह लिखाऊंगा तो उसमें जरूर उनके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो नवरत्न लिखिए। नंबर 1 हरिशेण। हरिशेण वही जो समुद्रगुप्त के दरबार में था, यहां भी था हरिशेण। और उसके आगे और बना के लिख लीजिए, ये एक कवि था, ही वॉज अ पोएट, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। हु हैड रिटन प्रयाग प्रशस्ति, ही वॉज अ पोएट जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। सेकंड लिखिए वराह मिहिर। वराह मिहिर। इसमें लिखिए खगोल विज्ञानी। वराह मिहिर में लिखिए खगोल वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट। खगोल वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट। इसकी और इसमें लिख लीजिए इनकी पुस्तक का नाम बृहद संहिता है। इनकी पुस्तक का नाम बृहद संहिता है। द नेम ऑफ हिज बुक इज बृहद संहिता। नेक्स्ट लिखिए वर रुचि। वर रुचि। वर रुचि लिखिए संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता। ही वॉज एन स्कॉलर ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता। नेक्स्ट लिखिए धन्वंतरी। धन्वंतरी बड़ी जरूरत है दुनिया को इनकी इस समय। धन्वंतरी। धन्वंतरी एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे, इलाज किया करते थे, चिकित्सक थे। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कि आज भी मैं कई डॉक्टर्स के जैसे जाता हूं कभी, तो कई डॉक्टर्स के मैंने देखा है कि धन्वंतरी साहब की फोटो लगी है और नीचे लिखा हुआ धन्वंतरी भगवान। तो चिकित्सा के क्षेत्र के भगवान माने जाते हैं भारत के अंदर, ये इतने इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए ये एक चिकित्सक थे। ही वॉज अ फिजिशियन जिनकी पुस्तक का नाम आयुर्वेद है, एंड द नेम ऑफ हिज बुक इज आयुर्वेदा। जिनकी पुस्तक का नाम आयुर्वेद है। भारत में बड़ा सम्मान है इनका। नेक्स्ट लिखिए छप्पणक। छप्पणक, छा से छत्रिय वाला लिखिएगा, छप्पणक। इंग्लिश में के से शुरू होगा ये, छप्पणक। छप्पणक में लिखिए ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष शास्त्री, एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताते थे, भविष्य वक्ता थे। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली वुंडली बनाना, वो सब चीजें, तो उस क्षेत्र में एक महान आदमी थे। नेक्स्ट लिखिए अमर सिंह। अमर सिंह, इनमें लिख लीजिए इन्होंने अमर कोश पुस्तक लिखी, जो एक डिक्शनरी है। ही हैड रिटन अ बुक नेम्ड अमर कोश विच इज अ डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी है। कालिदास। नेक्स्ट लिखिए कालिदास। कालिदास कैसे लिखेंगे, लिख के बताओ हिंदी वाले। अब मैं बताता हूं। कालिदास हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, छोटी ई की मात्रा है, कई बच्चों ने बड़ी की लगा दी होगी, और लगाई है तो वो गलत लिखा है। कालिदास इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कालिदास को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता कालिदास को, सब जानते हैं। तो कालिदास में लिखिए ये वही हैं जिनको थोड़े एब्सेंस माइंड रहा करते थे, पता नहीं था इनको कुछ जीवन के बारे में। जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, वही हैं ये। तो कालिदास लिखिए। लिखिए नाटककार। नाटककार, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट। कौन कौन सी किताबें हैं इनकी, एक आध तो याद होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत,
यू नो। नेक्स्ट लिखिए शंकु। शंकु, इंग्लिश वाले कोन ना लिखें इनको, इंग्लिश में भी शंकु ही लिखना है, वैसे कोन को कहते हैं शंकु, है ना। शंकु, शंकु लिखिए वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्री, आर्किटेक्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी, मंदिर कैसे बनेंगे वो सब बताते तो डिजाइनर थे। आर्किटेक्ट, आई होप आप जानते हैं क्या होता है आर्किटेक्ट। देन अगला लिखिए बेताल भट्ट, वही विक्रम बेताल जो मैं बता रहा था अभी, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। लिखिए जादूगर, तो जादूगर तो थे बेताल भट्ट जो थे, जादूगर। लिखिए इनकी पुस्तक का नाम मंत्र शास्त्र है। द नेम ऑफ हिज बुक इज मंत्र शास्त्र है। तो अब थोड़ा इन भाई साहब के बारे में बातें कर लेते हैं। अगला हेडिंग डालिए आप, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बारे में एक ही क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में, बट फिर भी 2-3 बातें और हैं, वो भी लिख लीजिए आप। लिखिए कुमारगुप्त की उपाधियां इस प्रकार हैं। द टाइटल्स ऑफ कुमारगुप्त आर एज फॉलोज। देखिए श्री महेंद्र कॉमा महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। देखिए कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। कुमारगुप्त हैड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। वो पहले भी बहुत से राजा करते रहे थे। अब जो बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है, वो लिख लीजिए कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भाई इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तक्षशिला। बट तक्षशिला इंडिया में तो है नहीं इसमें, तो इसलिए इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इज नालंदा। तक्षशिला तो देखो बहुत पहले का हमको देखने को मिलती है, गांधार 16 महाजनपदों से ही उसके बारे में हमको देखने को मिलता है चीजें। नालंदा जो है वो ज्यादातर उसको बौद्ध धर्म का अध्ययन वहां किया जाता था। हजारों, लाखों या शायद लाखों से भी ज्यादा किताबें वहां थी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। बख्तियार खिलजी जो गौरी के साथ आता है, जब वो बंगाल जा रहा होता है तो रास्ते में उसको ये लाइब्रेरी मिलती है, वो उसको जला देता है। उसके बारे में कहानी है एक्चुअली कि बख्तियार खिलजी जब वहाँ जाता है तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत खराब हो जाती है तो उसके वैद्य हकीम जवाब दे देते हैं। अब वहाँ कुछ बौद्ध थे, लोगों ने कहा यार ये जो बौद्ध है ना, इनसे संपर्क करो, इनके पास बहुत ज्ञान है, तो ये तुमको दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। तो वो संपर्क करता है वो कि साहब आप मुझे ठीक कर दीजिए, लेकिन मैं इस्लामिक हूँ, तो आप मुझे यार कोई अपने धर्म की दवाई मत दीजिएगा, क्योंकि मैं इस्लामिक हूँ, मरना पसंद करूँगा, दूसरे धर्म की दवाई मैं आई विल नॉट टेक। तो आप कुछ ऐसा करो कि मैं ठीक भी हो जाऊँ और मेरा धर्म भी ना टूटे। तो बौद्ध मॉन्क जो थे वो चले जाते हैं, बोले ठीक है हम कल आते हैं। अगले दिन आते हैं, एक पुस्तक लेकर आते हैं। बोले कुछ नहीं, आप एक पुस्तक को पलटते रहिए, बस सुबह शाम जब आपको टाइम मिले इस पुस्तक को पलटते रहिए, इसके पन्ने पलटते रहिए। बोले से ठीक हो जाऊँगा, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे आप। अच्छा ठीक है सर। वही काम करता है, पन्ने पलटता रहता है, जब टाइम मिलता है सुबह दोपहर शाम पन्ने उसके पलटता रहता है, और वाकई में 15 दिन बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो अब उनको बुलाता है बहुत मॉन्क्स को, वो कहता है कि भाई मैं ठीक तो हो गया, अब थोड़ा आप बताओ कैसे तुमने ठीक किया, मुझे तो बताओ। बोले साहब ऐसा है कि ये जो किताब आपके पास है ना, इसमें इसके पन्नों में हमने दवाई लगा रखी है, तो आप जब पलटते हैं तो ऐसे पलटते हैं, तो दवा आपके मुंह में दिन भर जाती रहती थी, आपको पता भी नहीं चलता था, तो आपका धर्म भी बच गया और आप ठीक भी हो गए। बड़ा खुश होता है बख्तियार खिलजी, लेकिन साथ में वो कहता है कि यार ये तो बहुत महान सभ्यता है, तो अगर ये महान सभ्यता रही तो हमको दिक्कत होगी, खत्म करना पड़ेगा इसको। वो आदेश देता है आग लगा दो इस यूनिवर्सिटी में, जो ज्ञान है इन किताबों में, उन किताबों को समाप्त कर दिया जाए। आग लगवा देता है। कुछ किताबें तो कुछ बौद्ध मॉन्क वहां से लेकर भाग जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। कुछ बहुत ही सीक्रेट किताबें जो थी वो लेकर वो लोग चले गए थे वहां से। हर तरह का ज्ञान था उन किताबों में, हर तरह का, इस जीवन का, अगले जीवन का, एवरीथिंग वाज देयर। बहुत बड़ा खजाना था वो ज्ञान का। किताबों में आग लगा दी गई। कहा जाता है कई महीनों तक वो आग जलती रही, इतनी किताबें थी उसमें कि कई महीनों तक वो आग बुझी ही नहीं। क्या जरूरत थी इस बात की? ये गलत हुआ इतिहास के साथ में, क्योंकि वो जो ज्ञान था वो पूरी मानव जाति के लिए था, वो ज्ञान खत्म हो गया। हर तरह का ज्ञान था, जैसे मैंने कहा ना, हर तरह का ज्ञान था।
तो खैर वही नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो नालंदा यूनिवर्सिटी इस आदमी ने बनवाई। देख लीजिए, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड विद्यालय महाविद्यालय भी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड महाविद्यालय भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। इसमें ऐसा नहीं किसी को ऐसी एंट्री मिल जाती थी, बाकायदा टेस्ट होता था, आप कोई भी जाके नहीं पढ़ सकता था, उसमें टेस्ट होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जब लगेगा तो सैकड़ों लोग रोज आते थे वहाँ पे कि सर हमको एंट्री दे दो। एक दो लोगों को एंट्री मिलती थी, बाकी घर जाइए। तो कंपटीशन तो शुरू से रहा है भाई, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इत्सिंग जब वहाँ पहुँचता है तो इत्सिंग के संग भी यही कहानी है कि जब वो पहुँचा तो उसका भी टेस्ट हुआ, और उस दिन सैकड़ों लोग आए हुए थे, एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ अंदर एंट्री के लिए, वो था इत्सिंग। फिर कई सालों तक अंदर रहा, उसको पढ़ने की इजाज़त मिली, हर प्रकार की बुक उसने पढ़ी, जिस प्रकार का ज्ञान वो चाहता था उसने लिया। खैर, एक और हेडिंग डाल लीजिए, स्कंदगुप्त भी लिख लीजिए, इसके बाद एक स्कंदगुप्त लिख लीजिए, उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी राजा तो जैसे मैंने कहा छोटे मोटे कई सारे और भी हैं। देखिए, गुप्त वंश बहुत समय तक फ्लरिश करता रहा। कैसे खत्म हुआ ये डायनेस्टी? हूण आए हिंदुकुश, अफगानिस्तान साइड से, यहां से हिंदुकुश पर्वत पार करके हूण आए, और हूणों ने अटैक शुरू कर दिए। कई सारे अटैक इन पर करते हैं, और हूण का अटैक ही गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। कई 100 सालों में वो खत्म हो गए। हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है, लिख लीजिए। लिखिए, स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है, शक्रादित्य की उपाधि ली थी इसने। स्कंदगुप्त इज ऑल्सो नोन एज शक्रादित्य, शक्रादित्य भी कहा जाता है। इसके समय में हूणों का पहला आक्रमण हुआ। हून्स इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एरा। इसके समय में हूणों का पहला आक्रमण हुआ। और लास्ट लिख लीजिए विष्णुगुप्त, सीधा विष्णुगुप्त। देखिए, विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इसके बाद गुप्त साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। आफ्टर हिम गुप्ता डायनेस्टी ऑलमोस्ट एबॉलिस्ड, छोटे छोटे भागों में बट गई होगी, छोटे छोटे सामंत रह गए होंगे उनके। इसके बाद फिर विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है, लिख लीजिए इस बात को। और भारत में एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, एंड वंस अगेन डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर वन मोर टाइम। लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। जल्दी एक राजा आने वाला है जिसका नाम है हर्षवर्धन। वो फिर से लगभग पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया को जरूर एक छोर में वो बांध देगा। अब थोड़ा सा गुप्तों के बारे में, गुप्तों के कल्चर, गुप्तों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नमस्कार।